क्वेश्चन नंबर 1, सवाल के बारे में नीचे दिए कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, पादप शरीर थैलॉइड होता है। दूसरा है अधिकांशतः जलीय होते हैं। तीसरा, जनन कायिक लैंगिक अलैंगिक विधियों से होता है। फोर्थ है क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स बहुकोशिकीय शैवाल है। तो इसमें कथन दे रखे हैं कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 2 3 और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 2 3 इसके सही आंसर है। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि कैसे ये सही होंगे। पहला है पादप शरीर थैलॉइड होता है। जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। अब थैलॉइड क्या होता है कि मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो जड़ पत्ती और तना में विभक्त नहीं होता है। मतलब इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है इनकी बॉडी में। ये बिल्कुल कैसे होता है, सिंपल इनकी संरचना होती है। दूसरा है अधिकांशतः जलीय होते हैं। जो शैवाल होते हैं एल्गी, वो क्या होते हैं, जलीय होते हैं। मतलब वो या तो समुद्र के जल में पाए जाएंगे या तो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। और कुछ शैवाल, कुछ एल्गे ऐसे होते हैं कि जो नमी वाली जगह पाए जाते हैं, जैसे पेड़ के तनों में, गीली मिट्टी हो गई या गीली चट्टानों में पाए जाते हैं। तीसरा है जनन कायिक लैंगिक अलैंगिक विधियों से होता है। जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है, पहला आता है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि जो इनकी बॉडी होती है वो टुकड़ों में टूटने लगती है और जो जितने इनके टुकड़े होते हैं उतने नए जीव बनने लग जाते हैं। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें युग्मन के द्वारा क्या होता है, इनमें जनन होता है। और तीसरा आता है अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें किसके द्वारा होता है, बीजाणु के द्वारा इनमें जनन होता है, स्पोर्स के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। और फोर्थ है क्लेमाइडोमोनास वॉल्वॉक्स यूलोथ्रिक्स बहुकोशिकीय शैवाल हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय नहीं होते हैं। जो शैवाल होते हैं, एल्गी होता है, वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब जो इनकी बॉडी होती है वो एक कोशिका से बनी होती है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और बाकी सारे सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1 2 3 सही है, बाकी क्या है, फोर्थ वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं चंदा बिष्ट स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान और डी है घनत्व। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घनत्व, डेंसिटी। अब हम पहले ये समझते हैं कि घनत्व होता है क्या, डेंसिटी क्या होता है। घनत्व बराबर होता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन अब क्वेश्चन में ये है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। मतलब अगर हम वस्तु की जो मात्रा है, क्वांटिटी को बदलेंगे तो जो अपरिवर्तित रहेगा, मतलब चेंज नहीं आएगा। किसमें, घनत्व में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। माना हमने एक लोहे का टुकड़ा लिया, ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान है, मतलब जो इसका मास है, वो है 12 kg। 12 kg इसका क्या है, मास है। बारह kg इसका मास है और इसका जो आयतन है वो है 4 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब। आयतन मीन्स होता है कि वस्तु कितनी जगह वस्तु ने घेर रखी है, आयतन इसको बोलते हैं। और आयतन है इसका 4 मीटर क्यूब। अब वस्तु की मात्रा हम यहाँ पे चेंज करेंगे। मतलब जो इसकी क्वांटिटी है, इसका द्रव्यमान है, इसमें हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। मतलब अगर हम इसको हाफ, इस लोहे के टुकड़े को आधा कर देते हैं, हाफ 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इसका जो द्रव्यमान होगा, मास होगा, वो कितना हो जाएगा, 6 kg। अगर हम इसकी क्वांटिटी को बदलते हैं, इसको आधे टुकड़े में आधा टुकड़ा करते हैं इसका, तो क्या होगा कि जो इसका आयतन है, जो इसने जगह घेर रखी है, वो भी तो अब कम जगह घेरेगी।
पहले इसने डबल जगह घेरी थी, अब हमने इसको हाफ किया, तो ये जगह कितने घेरेगी, उसका हाफ घेरेगी। तो पहले जो इसका आयतन था वो 4 मीटर क्यूब था, अब इसका आयतन कितना होगा 2 मीटर क्यूब। तो पहले इसका घनत्व कितना आ रहा था, भार द्रव्यमान इसका 12 था और इसका जो आयतन था वो 4 था, तो 4 × 12 तो 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका डेंसिटी आ रही थी, इसके घनत्व आ रहा था। अब भी कितना आएगा 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि अब जो 6 kg इसका द्रव्यमान हो गया और 2 kg इसका आयतन हो गया, तो ये भी कितना आया 2 × 3 = 6। तो इसका मतलब जो घनत्व है, डेंसिटी है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो, अब देखते हैं कि जो आयतन है, आयतन में चेंज आया, आयतन में भी चेंज आया। पहला आयतन कितना था 4 मीटर क्यूब था, अब आयतन कितना हो गया 2 मीटर क्यूब। और द्रव्यमान में भी चेंज आया, पहले द्रव्यमान था 12 मीटर और अब 12 किलोग्राम, अब द्रव्यमान कितना हो गया 6 किलोग्राम। और भार में भी चेंज आएगा, क्योंकि भार बराबर W = क्या होता है mg। अगर मास में चेंज आया तो उसका वेट में भी चेंज आएगा। तो इसमें सिर्फ चेंज क्या नहीं होगा, घनत्व, डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों के किनारे पीले दिखाई देते हैं, जिनमें कमी होती है। ऑप्शन ए पोटेशियम की, बी कैल्शियम की, सी मैग्नीशियम की, डी फास्फोरस की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोटेशियम की। पोटेशियम की कमी से जो पत्तियां होती है, पेड़ों की पत्तियां होती है, उसके जो किनारे होते हैं पीले होने लगते हैं। ठीक है, जो पोटेशियम होता है उसको जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे मिट्टी के द्वारा सीधे अब्जॉर्ब करते हैं, किस फॉर्म में, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक उपयोग में आने वाली दालें किस फैमिली में आती है। ऑप्शन ए सोलेनेसी, बी फोबेसी, सी लिलिएसी और डी है पोएसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फोबेसी। फोबेसी में जो दालें हम यूज़ करते हैं वो सारी आती है। इनमें जो सोलेनेसी है फैमिली, सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, जैसे आलू हो गया, टमाटर, मिर्च, ये सारे किस्में आते हैं सोलेनेसी में। और लिलिएसी के अंतर्गत आते हैं प्याज, लहसुन, ठीक है। और एक आता है पोएसी। पोएसी में आते हैं हमारे अनाज, जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, धान, ये सारी किस्में आते हैं पोएसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल जोड़ी को चुनिए। ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके की खोज। तो ये क्या है, सही है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके को डिस्कवर किया था। बी है डायनर प्रियॉन्स, तो ये गलत लग रहा है, पहले ऑप्शन सी देखते हैं। W स्टैनले, वायरसों का सर्वप्रथम क्रिस्टलीकरण, तो ये सही है, W स्टैनले ने वायरस जो होते हैं उनको क्रिस्टल के रूप में रखा था, क्रिस्टल के रूप में, मतलब क्रिस्टलाइजेशन किया था। जो वायरस होता है वो उनको हम निर्जीव की भांति क्रिस्टल बनाकर उनको रख सकते हैं। तो ये सबसे पहले किसने किया था, W स्टैनले ने किया था। डी है लुईस पास्चर, रेबीज का टीका, लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, ये भी सही है। रेबीज, इससे पहले मैंने बताया था कि हाइड्रोफोबिया होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेबीज। तो इसके टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत लग रहा है, ऑप्शन बी डायनर। ठीक है, डायनर ने किसकी खोज की थी, डायनर ने की थी वायरॉइड की खोज। जो वायरॉइड के होते हैं एक RNA के खंड होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, सिर्फ RNA से बने होते हैं, इनमें कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और ये क्या होता है, ये भी संक्रामक कारक होते हैं। और इसमें जो प्रियॉन्स है, प्रियॉन्स की खोज किसने की थी, प्रूजीनर ने, प्रियॉन्स को डिस्कवर किया था प्रूजीनर ने। ठीक है, प्रियॉन्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स प्रोटीन से बने हुए सूक्ष्म कण होते हैं, जो क्या होता है, संक्रामक कारक होते हैं, मतलब ये दूसरे जीवों में संक्रमण करके रोग फैला देते हैं। जैसे जो भेड़ होते हैं, ये भेड़ों में स्क्रैपी रोग को फैलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्लास्टिक के बारे में सही है। ऑप्शन ए प्लास्टिक कुचालक होते हैं, बी टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसका प्रयोग नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। ऑप्शन सी है प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब देखते हैं ऑप्शन ए प्लास्टिक कुचालक होते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, नॉन कंडक्टर होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के,
ये तो आपको पता ही होगा। जैसे जो तार होते हैं उनको किससे कवर करते हैं, प्लास्टिक से ही कवर करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब उन पर करंट पास नहीं होता है। ऑप्शन बी है टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक है जिसका प्रयोग किसमें करते हैं, नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। मतलब एक टेफ्लॉन एक प्लास्टिक है और इसका यूज़ किसमें करते हैं, नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं, इंडक्शन के जो बर्तन हैं उनको बनाने में टेफ्लॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो खाना है, तेल है, ये क्या है, ये चिपकता नहीं है किस पे, बर्तन पे। सी है प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि प्लास्टिक के दो टाइप होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है कि जिसको अगर पिघलाते हैं तो वो क्या होता है, ये जल्दी पिघल जाता है, मतलब गर्म करने पर जल्दी पिघल जाते हैं। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो गर्म करने पर बहुत जल्दी नहीं पिघलते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के पुअर कंडक्टर होते हैं। थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं, जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया। और थर्मोसेटिंग में क्या आता है, बेकेलाइट, मेलामाइन। और बेकेलाइट के यूज़ क्या होता है, बर्तन के जो हैंडल होते हैं या स्विच बोर्ड बनाने में। और मेलामाइन का यूज़ पहले बता चुकी हूँ मैं कि जो अग्निरोधी में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर जनरल स्टडी और उत्तराखंड की अलग अलग टेस्ट सीरीज चल रही है। वहां पर आपको एक क्वेश्चन के बाद उस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। ऑप्शन बी है क्वथनांक घटता है और हिमांक बढ़ता है। ऑप्शन सी है क्वथनांक और हिमांक दोनों घटते हैं। ऑप्शन डी है क्वथनांक और हिमांक दोनों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ता है और हिमांक घटता है। हम अब देखते हैं कि क्वथनांक, सबसे पहले देखते हैं कि क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक और हिमांक होते क्या है। क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जब ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो पानी होता है वो उबलने लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और हिमांक क्या होता है कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो पानी होता है वो जमने लगता है, मतलब वो बर्फ़ में बदलने लगता है। ठीक है, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी किस टेम्परेचर में जमने लगता है, 0 डिग्री सेल्सियस में। तो जब क्या ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है, तो क्या होता है, तो इसमें क्या होगा कि क्वथनांक बढ़ने लगेगा। जब पानी में नमक मिलाएंगे तो पानी जल्दी उबलने लगता है और उसका हिमांक, ऑब्वियसली जो हिमांक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो घटेगा। आपने देखा होगा कि घरों में दाल उबालने में किसका यूज़ करते हैं, नमक मिलाते हैं, जिससे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और दाल जल्दी उबल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह AB है उसे सर्वग्राही भी कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए, उसमें एंटीजन का अभाव होता है, बी, उसमें एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है, सी, उसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों का अभाव होता है, डी है उसमें एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसमें एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रक्त समूह, ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो हमारा ब्लड होता है आरबीसी में होता है एंटीजन। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन एक टाइप का प्रोटीन होता है और एंटीजन होते हैं 2 टाइप के। ठीक है, एक होता है ए और दूसरा होता है बी। अब इस एंटीजन के आधार पर लैंड स्टीनर ने क्या किया था कि ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया था। ठीक है, अब जिसके आरबीसी में एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा। जिसके एंटीजन में बी होगा,
एंटीजन बी होगा, जिसके ब्लड में उसका जो ब्लड ग्रुप है वो भी बी होगा। और जिसके ब्लड में एंटीजन ए और बी दोनों होंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। और जिसके ब्लड में एंटीजन ए बी दोनों नहीं पाए जाएंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, मतलब एंटीजन की जो एंटीजन है उससे ही हमारे ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। जो एंटीजन होगा ब्लड ग्रुप भी वही होगा। और एक होता है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ पाई जाती है हमारी ब्लड प्लाज्मा में। ठीक है, और ये भी एक टाइप का प्रोटीन होता है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ए और एक होता है बी। और ये होता है बिल्कुल एंटीजन के अपोजिट। मतलब अगर हमारे आरबीसी में एंटीजन ए होगा तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ बी होगी। और अगर हमारे जो आरबीसी है उसमें एंटीजन बी होगा तो जो एंटीबॉडीज़ है वो क्या होगी, ए होगी। और अगर हमारा जो आरबीसी है उसमें एंटीजन ए बी दोनों होंगे तो एंटीबॉडीज़ क्या होगी, कोई भी एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं पाई जाएगी हमारे किसमें, प्लाज्मा में। और अगर हमारे आरबीसी में एंटीजन कोई भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी एंटीजन नहीं होगा, ए और बी दोनों में से कोई नहीं होगा, तो जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडीज़ क्या पाई जाएगा, ए बी दोनों पाई जाएगा। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडीज़ में अपोजिट संबंध है। तो यह इस क्वेश्चन में यही है कि वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए बी है उसे सर्वग्राही भी कहा जाता है। ठीक है, अब उसके आरबीसी में एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडीज़ उसमें नहीं पाई जाएगी, कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाएगी उसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कि उसमें एंटीबॉडीज़ का अभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन ए सोडियम, बी सल्फर, सी पोटेशियम, डी है आयरन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोटेशियम। जो हमारा हार्ट रेट है उसको कौन सा खनिज, कौन सा मिनरल कंट्रोल करता है, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण निम्न में से किसे काला सोना भी कहा जाता है। ऑप्शन ए लोहा, बी कोयला, सी उर्वरक, डी है पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम को बोलते हैं काला सोना। पेट्रोलियम का किस में यूज़ होता है, व्यावसायिक, इसका बहुत महत्व है। और पेट्रोलियम कैसे बनता है, जीव जंतु जो पेड़ पौधे होते हैं उनके दबने से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। जो सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं, इनका अपघटन करते हैं। और पेट्रोलियम को बनने में बहुत साल लगते हैं, कई सालों के बाद क्या होता है, पेट्रोलियम तैयार होता है। ठीक है, ये इसको कच्चा तेल भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि पेट्रोलियम से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे मिट्टी तेल हो गया, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, स्नेहक, मोम, सारे किससे बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम से। और ये कैसे बनाए जाते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा बनाए जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, बी कॉपर कार्बोनेट, सी सोडियम कार्बोनेट, डी कॉपर सल्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। ठीक है, खाद्य पदार्थों में जो प्रोटीन होती है उसकी जांच करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कॉपर सल्फेट। अब इस टेस्ट को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पिसी हुई दाल लेंगे और उसमें 10 बूंद पानी डालेंगे। और क्या करेंगे कि एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 2 बूंद हम कॉपर सल्फेट की डालेंगे। ठीक है, और 10 बूंद उसमें डालेंगे कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको हम क्या करेंगे, हिलाएंगे। ठीक है, अब हम इसका जो विलयन है इसको हम किस में डालेंगे, पहले बीकर में, जिसमें क्या था, जिसमें पिसी हुई दाल और जो पानी था। ठीक है, इस मिक्सचर में डालेंगे और थोड़ी देर के हिलाएंगे। ठीक है, अब हिला के क्या करेंगे कि इसको स्थिर छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। अब हम देखेंगे कि जो उसका कलर है वो पर्पल कलर का हो जाता है। अगर उस टेस्ट ट्यूब में जो कलर आए वो पर्पल होगा तो इसका मतलब उसमें क्या है, प्रोटीन मौजूद है। अगर पर्पल कलर नहीं आएगा इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, इस जो ये टेस्ट है इसको कर सकते हैं प्रोटीन की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत लेपन द्वारा वस्तु को चमकदार बनाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी क्रोमियम, डी है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रोमियम। विद्युत लेपन क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत लेपन मतलब जब कोई वस्तु है या कोई धातु है उस पर हम किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, विद्युत लेपन बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं।
अब जो क्रोमियम है वो एक ऐसी धातु है जिसका संक्षारण नहीं होता है, मतलब वो क्या होती है, वो हवा और पानी में हवा और पानी के संपर्क में आने से ख़राब नहीं होती। तो जो क्रोमियम है उसका यूज़ हम किस में करते हैं, जैसे दूसरे मेटल हो गए लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, इन पर जंग लग जाता है। किसमें? लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम में जंग लग जाता है, मतलब वो हवा और पानी के संपर्क में आने से संचारित होते हैं, कोरोजन हो जाता है उनका। तो इन पर क्या होता है कि क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, जिससे ये क्या होता है, सुरक्षित रहते हैं और ख़राब नहीं होते हैं। तो क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम का यूज़ हम किस में करते हैं, विद्युत लेपन में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची फल का खाने योग्य भाग है। ऑप्शन ए मध्य फल भित्ति, बी अंतःफल भित्ति, सी बाह्य फल भित्ति और डी है एरिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एरिल। लीची का खाने वाला भाग कौन सा होता है, बीज चूल, जो उसकी हड्डी होती है उसकी बाहर का पार्ट, ठीक है, एरिल, जिसको क्या बोलते हैं, बीज चूल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था। ऑप्शन ए मेंडल, बी वाटसन और क्रिक, डी है मॉर्गन और सी है मॉर्गन और डी है हरगोविंद खुराना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया था कि प्रथम कृत्रिम जीन, आर्टिफिशियल जीन को क्या किया था, संश्लेषित किया था। किसमें? जो यीस्ट होता है, जो यीस्ट एक फंजाई होता है, उसके टीआरएनए में इन्होंने जो कृत्रिम जीन है, आर्टिफिशियल जीन को संश्लेषित किया था। इनमें जो मेंडल है, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं मेंडल को। इन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकी के सिद्धांत दिए थे। वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया था। और मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन ने जो आनुवंशिकी है उस पर बहुत शोध किए थे, और इन्होंने ड्रोसोफिला और जो क्रोमोसोम है इन पर क्या किए थे, इन पर कार्य किया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा युग्म जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, यह है मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इसका ऑप्शन ए है नाइट्रोसोमोनास, बी है राइजोबियम, सी एजोबैक्टर और डी है बैसिलस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एजोबैक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको उसके यौगिकों में बदलने को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब जो जैसे उसके यौगिक कौन से हो गया, जैसे NH3 अमोनिया हो गया, NH4 हो गया अमोनियम, नाइट्राइट, ये क्या होता है, नाइट्रोजन के घटक होते हैं, मतलब नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को सीधे नहीं लेते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जो फ्री रहते हैं, जो मुक्त रहते हैं, मतलब जो किसी पर ऐसे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो फ्री एटमॉस्फेयर में या हमारे पृथ्वी पर रहते हैं, ठीक है। और इनका जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इसमें क्या आता है, एजोबैक्टर हो गया, क्लास्ट्रीडियम हो गया, ये किस में आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में आते हैं, मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में, ठीक है। इनका जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में बहुत ज़्यादा क्या होता है, योगदान होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। और ये जो मिट्टी की उर्वरता होती है उसमें भी इनकी भूमिका होती है। ये मिट्टी की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जो इस मिट्टी की फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। इनमें जो नाइट्रोसोमोनास है, ये क्या करती है कि नाइट्रोजन को नाइट्राइट में चेंज करती है। और राइजोबियम, ये तो आपको पता ही होगा कि जो राइजोबियम है वो किस में होता है, वो जो लेग्यूमिनेसी कुल होता है, दाल वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में होता है। और वहाँ पर क्या करता है कि एक पिगमेंट होता है, लैग हीमोग्लोबिन, उसका निर्माण करता है, और जिसकी सहायता से क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में योगदान देता है। डी है बेसिलस। बेसिलस क्या होता है कि मृत जो मरे हुए जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं उनकी बॉडी में क्या करता है, उनकी बॉडी में आक्रमण करता है, और जो जटिल यौगिक होते हैं उनको सरल यौगिकों में बदलता है, ठीक है। जैसे सरल यौगिक क्या हो गए, H2O, CO2, नाइट्राइट, अमोनियम, इनमें बदलता है और नाइट्रोजन फिक्सिंग में भूमिका निभाता है अपनी। तो ये सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो आज का पेपर डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर हमारा पेपर डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।